अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू पाकिस्तान अदबी फोरम। किताब मंटो के 100 अफसाने। आज सादत हसन मंटो। इस किताब से जो एक अफसानवी मजमुआ है, हम एक अफसाना लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जिसका उन्वान है चोरी। तो आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो का अफसाना चोरी। स्कूल के 3-4 लड़के अलाव के गिर्द हल्का बनाकर बैठ गए और उस बूढ़े आदमी से जो टाट पर बैठा अपने इस्तखवाने हाथ तापने की खातिर अलाव की तरफ बढ़ाए था, कहने लगे, बाबा जी कोई कहानी सुनाइए। मर्द मुअम्मर ने, जो गालबन किसी गहरी सोच में गर्क था, अपना भारी सर उठाया जो गर्दन की लागरी की वजह से नीचे को झुका हुआ था। कहानी? मैं खुद एक कहानी हूँ, मगर इसके बाद के अल्फाज उसने अपने पोपले मुंह ही में बुड़बड़ाए। शायद वो इस जुमले को लड़कों के सामने अदा करना नहीं चाहता था, जिनकी समझ इस काबिल ना थी कि वो फलसफियाना नुकात हल कर सके। लकड़ी के टुकड़े एक शोर के साथ जल जल कर आतशी शिकम को पुर कर रहे थे। शोलों की उनाबी रोशनी लड़कों के मासूम चेहरों पर एक अजीब अंदाज में रक्स कर रही थी। नन्ही नन्ही चिंगारियां सफेद राख की निकाब उलट उलट कर हैरत में सरबुलंद शोलों का मुंह तक रही थी। बूढ़े आदमी ने अलाव की रोशनी में लड़कों की तरफ निगाहें उठाकर कहा, कहानी? हर रोज कहानी? कल सुनाऊंगा। लड़कों के तिमतिमाते हुए चेहरों पर अफसुर्दगी छा गई। नाउमीदी के आलम में वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे, गोया वो आंखों ही आंखों में कह रहे थे, आज रात कहानी सुने बगैर सोना होगा। यकायक उनमें से एक लड़का, जो दूसरों की बनिस्बत बहुत होशियार और ज़हीन मालूम होता था, अलाव के करीब सिरक कर बुलंद आवाज में बोला, मगर कल आपने वादा किया था और वादा खिलाफी करना दुरुस्त नहीं है। क्या आपको कल वाले हामिद का अंजाम याद नहीं है, जो हमेशा अपना कहा भूल जाया करता है? दुरुस्त, मैं भूल गया था। बूढ़े आदमी ने यह कहकर अपना सर झुका लिया, जैसे वो अपनी भूल पर नादिम है। थोड़ी देर के बाद वो इस दलेर लड़के की जुर्रत का ख्याल करके मुस्कुराया, मेरे बच्चे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मगर मैं कौन सी कहानी सुनाऊं? ठहरो, मुझे याद कर लेने दो। ये कहते हुए वो सर झुकाकर गहरी सोच में गर्क हो गया। इसे जिन और परियों की लाजानी दास्तानों से सख्त नफरत थी। वो बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाया करता था जो उनके दिलो दिमाग की इस्लाह कर सके। इसे बहुत से फजूल किस्से याद थे जो उसने बचपन में सुने थे या किताबों में पढ़े थे, मगर उस वक्त वो अपने बरफ्त पीरी के बोसीदा तार छेड़ रहा था कि शायद उनमें कोई ख्वाबीदा राग जाग उठे। लड़के बाबा जी को खामोश देखकर आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। गालबन उस लड़के की बाबत जिसे किताब चुराने पर बैद की सजा मिली थी। बातों बातों में उनमें से किसी ने बुलंद आवाज में कहा, मास्टर जी के लड़के ने भी तो मेरी किताब चुरा ली थी, मगर उसे सजा वजार ना मिली। किताब चुरा ली थी? इन 4 लफ्जों ने जो बुलंद आवाज में अदा किए गए थे, बूढ़े की खुफ्ता याद में एक वाक्य को जगा दिया। उसने अपना सफेद सर उठाया और अपनी आंखों के सामने भूली बसरी दास्तान को अंगड़ाइयां लेते पाया। एक लम्हा के लिए उसकी आंखों में चमक पैदा हुई, मगर वहीं गर्क हो गई। इस तराब की हालत में उसने अपने नहीफ जिस्म को जुम्बश देकर अलाव के करीब किया। उसके चेहरे के तगैर व तबद्दुल से साफ तौर पर अयां था कि वो किसी वाक़या को दोबारा याद करके बहुत तकलीफ महसूस कर रहा है। अलाव की रोशनी बदस्तूर लड़कों के चेहरों पर नाच रही थी। दफातन बूढ़े ने आखिरी इरादा करते हुए कहा, बच्चों, आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा। लड़के फौरन अपनी बातें छोड़कर हमातन गोश हो गए। अलाव की चटकती हुई लकड़ियां एक शोर के साथ अपनी अपनी जगह पर उबर कर खामोश हो गईं। एक लम्हा के लिए फिजा पर मुकम्मल सकूत तारी रहा। बाबा जी अपनी कहानी सुनाएंगे? एक लड़के ने खुश होकर कहा। बाकी सिरक कर आग के करीब खामोशी से बैठ गए। हाँ, अपनी कहानी। ये कहकर बूढ़े आदमी ने अपनी झुकी हुई गली बोमों में से कोठरी के बाहर तारीकी में देखना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद वो लड़कों से फिर मुखातिब हुआ, मैं आज तुम्हें अपनी पहली चोरी की दास्तान सुनाऊंगा। लड़के हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। उन्हें इस बात का वहमो गुमान भी ना था
कि बाबा जी किसी ज़माना में चोरी भी करते रहे हैं। बाबा जी जो हर वक्त उन्हें बुरे कामों से बचने के लिए नसीहत किया करते थे। लड़का जो इन सब में दलेर था, अपनी हैरत ना छुपा सका। पर क्या आपने वाकई चोरी की? वाकई। आप उस वक्त किस जमात में पढ़ा करते थे? 9वीं में। ये सुनकर लड़के की हैरत और भी बढ़ गई। इसे अपने भाई का ख्याल आया जो 9वीं जमात में तालीम पा रहा था। वो उससे उम्र में दोगुना बड़ा था। उसकी तालीम इससे कहीं ज़्यादा थी। वो अंग्रेज़ी की कई किताबें पढ़ चुका था और उसे हर वक्त नसीहतें किया करता था। ये क्यों कर मुमकिन था कि उस उम्र का और अच्छा पढ़ा लिखा लड़का चोरी करे? उसकी अकल इस मुअम्मा को हल न कर सकी। चुनाचे उसने फिर सवाल किया, आपने चोरी क्यों की? इस मुश्किल सवाल ने बुड्ढे को थोड़ी देर के लिए घबरा दिया। आखिर वो उसका क्या जवाब दे सकता था कि फलां काम उसने क्यों किया? बज़ाहिर इसका जवाब यही हो सकता था, इसलिए कि उस वक्त उसके दिमाग में यही ख्याल आया। उसने दिल में यही जवाब सोचा, मगर इसने मुतमईन होकर ये बेहतर ख्याल किया कि तमाम दास्तान मनोअन बयान कर दे। इसका जवाब मेरी कहानी है जो मैं अब तुम्हें सुनाने वाला हूँ। सुनाइए। लड़के इस बूढ़े आदमी की चोरी का हाल सुनने के लिए अपनी अपनी जगह पर जमकर बैठ गए, जो अलाव के सामने अपने सफ़ेद बालों में उंगलियों से कंघी कर रहा था और जिसे वो एक बहुत बड़ा आदमी ख्याल करते थे। बूढ़ा कुछ अरसे तक अपने बालों में उंगलियां फेरता रहा, फिर उस भूले हुए वाकया के तमाम मुंतशिर टुकड़े फराहम करके बोला, हर शख्स, खा वो बड़ा हो या छोटा, अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करता है जिस पर वो तमाम उम्र नादम रहता है। मगर मेरी ज़िंदगी में सबसे बुरा फेल एक किताब की चोरी है। ये कहकर वो रुक गया। उसकी आंखें जो हमेशा चमकती रहती थी धुंधली पड़ गईं। उसके चेहरे की तब्दीली से साफ जाहिर था कि वो इस वाकया को बयान करते हुए ज़बरदस्त ज़हनी तकलीफ का सामना कर रहा है। चंद लम्हात के तवक्कुफ के बाद वो फिर बोला, सबसे मकरूह फेल किताब की चोरी है। ये मैंने एक किताब फरोश की दुकान से चुराई। ये उस ज़माना का जिक्र है जब मैं 9वीं जमात में तालीम पाता था। कुदरती तौर पर जैसा कि अब तुम्हें कहानी सुनने का शौक़ है, मुझे अफसाने और नावल पढ़ने का शौक़ था। दोस्तों से मांग कर या खुद खरीद कर मैं हर हफ्ते एक ना एक किताब ज़रूर पढ़ा करता था। वो किताबें अमूमन इश्क व मोहब्बत की बेमानी दास्तानें या फजूल जासूसी किस्से हुआ करते थे। ये किताबें मैं हमेशा छुप छुप कर पढ़ा करता था। वालिदैन को इस बात का इल्म ना था। अगर इन्हें मालूम होता तो वो मुझे हरगिज़ ऐसा करने ना देते, इसलिए कि इस किस्म की किताबें स्कूल के लड़के के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। मैं उनके मोहलिक नुकसान से गाफिल था, चुनाचे मुझे इसका नतीजा भुगतना पड़ा। मैंने चोरी की और पकड़ा गया। एक लड़के ने हैरत ज़दा होकर कहा, आप पकड़े गए? हाँ, पकड़ा गया। चूंकि मेरे वालिदैन इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर थे, ये आदत पकते पकते मेरी तबीयत बन गई। घर से जितने पैसे मिलते मैं उन्हें जोड़ जोड़ कर बाजार से अफसानों की किताबें खरीदने में सर्फ कर देता। स्कूल की पढ़ाई से रफ्ता रफ्ता मुझे नफरत होने लगी। हर वक्त मेरे दिल में यही ख्याल समाया रहता कि फ़लाँ किताब जो फ़लाँ नावल नवीस ने लिखी है ज़रूर पढ़नी चाहिए, या फ़लाँ कुतुब फरोश के पास नई नावलों का जो ज़ख़ीरा मौजूद है एक नज़र ज़रूर देखना चाहिए। शौक़ की ये इंतहा दूसरे मानों में दीवानगी है। इस हालत में इंसान को मालूम नहीं होता कि वो क्या करने वाला है या क्या कर रहा है। उस वक्त वो बेअक्ल बच्चे की मानद होता है जो अपनी तबीयत खुश करने या शौक़ पूरा करने के लिए जलती हुई आग में भी हाथ डाल देता है। इसे ये पता नहीं होता कि चमकने वाली शय जिसे वो पकड़ रहा है इसका हाथ जला देगी। ठीक यही हालत मेरी थी। फ़र्क इतना है कि बच्चा शऊर से महरूम होता है, इसलिए वो बगैर समझे बूझे बुरी से बुरी हरकत कर बैठता है। मगर मैंने अक्ल का मालिक होते हुए चोरी ऐसे मकरूह जुर्म का इर्तिकाब किया। ये आंखों की मौजूदगी में मेरे अंधे होने की दलील है। मैं हरगिज़ ऐसा काम ना करता अगर मेरी आदत मुझे मजबूर ना करती। हर इंसान के दिमाग में शैतान मौजूद होता है जो वक्तन फ़वक्तन उसे बुरे कामों पर मजबूर करता है। ये शैतान मुझ पर उस वक्त गालिब आया जबकि सोचने के लिए मेरे पास बहुत कम वक्त था। खैर, लड़के खामोशी से बूढ़े के हिलते हुए लबों की तरफ निगाहें गाड़े उसकी दास्तान सुन रहे थे। दास्तान का तसलसल उस वक्त टूटता देखकर जबकि असल मकसद बयान किया जाने वाला था, वो बड़ी बेकरारी से बकाया तफसील का इंतजार करने लगे। मसूद बेटा,
ये सामने वाला दरवाज़ा तो बंद कर देना, सर्द हवा आ रही है। बूढ़े ने अपना कंबल घुटनों पर डाल दिया। मसूद अच्छा बाबा जी कहकर उठा और कोठरी का दरवाज़ा बंद करने के बाद अपनी जगह पर बैठ गया। हाँ, तो एक दिन जब के वालिद घर से बाहर थे, बूढ़े ने अपनी दास्तान का बकाया हिस्सा शुरू किया। मुझे भी कोई ख़ास काम ना था और वो किताब जो मैं उन दिनों पढ़ रहा था ख़त्म होने के करीब थी। इसलिए मेरे जी में आई, चलो उस कुतुब फरोश तक हो आए जिसके पास बहुत सी जासूसी नावलें पड़ी थी। मेरी जेब में उस वक्त इतने पैसे मौजूद थे जो एक मामूली नावल के दाम अदा करने के लिए काफ़ी हों। चुनाचे मैं घर से सीधा उस कुतुब फरोश की दुकान पर गया। यूं तो उस दुकान पर हर वक्त बहुत सी अच्छी अच्छी नावलें मौजूद रहती थी, मगर उस दिन खास तौर पर बिल्कुल नई किताबों का एक ढेर बाहर तख्ते पर रखा था। इन किताबों के रंग बिरंग सरवर्क देखकर मेरी तबीयत में एक हैजान सा बर्पा हो गया। दिल में इस ख्वाहिश ने गुदगुदी दी कि वो तमाम मेरी हो जाए। मैं दुकानदार से इजाज़त लेकर इन किताबों को एक नज़र देखने में मशगूल हो गया। हर किताब के शोख रंग सरवर्क पर उस किस्म की कोई ना कोई इबारत लिखी हुई थी, नामुमकिन है कि इसका मुतालिया आप पर सनसनी तारी न कर दे। मुसव्वर इसरार का लासानी शाहकार, तमसील, हैजान, रोमान सब यकजा। इस किस्म की इबारतें शौक बढ़ाने के लिए काफ़ी थी, मगर मैंने कोई ख़ास तवज्जो ना दी, इसलिए कि मेरी नज़रों से अक्सर ऐसे अल्फाज गुजर चुके थे। मैं थोड़ा अरसा किताबों को उलट पलट कर देखता रहा। उस वक्त मेरे दिल में चोरी करने का ख्याल मुतलकन ना था, बल्कि मैंने खरीदने के लिए एक कीमत की नावल चुनकर अलग भी रख ली थी। थोड़ी देर के बाद दिल में यह इरादा करके कि मैं दूसरे हफ्ते इन नावलों को दोबारा देखने आऊँगा, मैंने अपनी चुनी हुई किताब उठाई। किताब का उठाना था कि मेरी निगाहें एक मुजल्लद नावल पर पड़ गई। सरवर्क के कोने पर मेरे महबूब नावलिस्ट का नाम सुर्ख लफ्ज़ों में छपा था। उसके ज़रा ऊपर किताब का नाम था मुंतकिम शुआएं। किसी तरह एक दियोनाए डॉक्टर ने लंदन को तबाह करने का इरादा किया। ये सतूर पढ़ते ही मेरे इश्तियाक में तुगयानी सी आ गई। किताब का मुसन्निफ वही था जिसने इससे पेशतर मुझ पर रातों की नींद हराम कर रखी थी। नावल को देखते ही मेरे दिमाग में ख्यालात का एक ग्रोह दाखिल हो गया। मुंतकिम शुआएं, दीवाने डॉक्टर की इजाद, कैसा दिलचस्प अफसाना होगा। लंदन तबाह करने का इरादा यह किस तरह हो सकता है। इस मुसन्निफ ने फ़लाँ फ़लाँ किताबें कितनी सनसनीखेज़ लिखी हैं, ये किताब ज़रूर इनसे बेहतर होगी। मैं खामोश इश्तियाक के साथ इस किताब की तरफ देख रहा था और ख़यालात यके बाद दीगरे मेरे कानों में शोर बर्पा कर रहे थे। मैंने इस किताब को उठाया और खोल कर देखा तो पहले वर्ग पर यह इबारत नज़र आई। मुसन्नफ़ इस किताब को अपनी बेहतरीन तसनीफ़ करार देता है। इन अल्फाज ने मेरे इश्तियाक में आग पर ईंधन का काम दिया। एकाएकी मेरे दिमाग के खुदा मालूम किस गोशे से एक ख्याल कूद पड़ा, वो ये कि मैं इस किताब को अपने कोट में छुपा कर ले जाऊं। मेरी आंखें बेख्तियार कुतुब फरोश की तरफ मुड़ी, जो कागज़ पर कुछ लिखने में मशगूल था। दुकान की दूसरी तरफ दो नौजवान खड़े मेरी तरह किताबें देख रहे थे। मैं सर से पैर तक लर्ज गया। ये कहते हुए बूढ़े का नहीफ जिस्म उस वाक़या की याद से कांपा। थोड़ी देर तक खामोश रहकर उसने फिर अपनी दास्तान शुरू कर दी। एक लहजा के लिए मेरे दिमाग में यह ख्याल पैदा हुआ कि चोरी करना बहुत बुरा काम है, मगर ज़मीर की आवाज़ सरवर्क पर बनी हुई लंबी लंबी शुआओं में गर्क हो गई। मेरा दिमाग मुंतकिम शुआएं की गर्दान कर रहा था। मैंने इधर उधर झांका और झट से वो किताब कोट के अंदर बगल में दबा ली, मगर मैं कांपने लगा। इस हालत पर काबू पाकर मैं कुतुब फरोश के करीब गया और उस किताब के दाम अदा कर दिए जो मैंने पहले खरीदी थी। कीमत लेते वक्त और रुपए में से बाकी पैसे वापस करने में उसने गैर मामूली ताख़ीर से काम लिया। मेरी तरफ उसने घूर कर भी देखा, जिससे मेरी तबीयत सख्त परेशान हो गई। जी में भी आई कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से भाग निकलूँ। मैंने इस दौरान में कई मरतबा इस जगह पर जो किताब की वजह से उभरी हुई थी निगाह डाली और शायद इसे छुपाने की बेसूद कोशिश भी की, मगर मेरी इन अजीबोगरीब हरकतों को देखकर उसे शक ज़रूर हुआ। इसलिए वो बार बार कुछ कहने की कोशिश करके फिर खामोश हो जाता था। मैंने बाकी पैसे जल्दी से लिए और वहाँ से चल दिया। 200 कदम के फासले पर मैंने किसी की आवाज़ सुनी। मुड़कर देखा तो कुतुब फरोश नंगे पाँव चला आ रहा था और मुझे ठहरने के लिए कह रहा था। मैंने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया।
मुझे मालूम ना था कि किधर भाग रहा हूँ। मेरा रुख अपने घर की जानिब ना था। मैं शुरू ही से इस तरफ भाग रहा था जिधर बाजार का इख्तिताम था। इस गलती का मुझे उस वक्त एहसास हुआ जब 2-3 आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। बूढ़ा इतना कहकर इज़्तिराब की हालत में अपने खुश्क ज़ुबान लबों पर फेरने लगा। कुछ तवक्कुफ के बाद वो एक लड़के से मुखातब हुआ, मसूद, पानी का एक घोंट पिलवाना। मसूद खामोशी से उठा और कोठरी के एक कोने में पड़े हुए घड़े से गिलास में पानी उंडेल कर ले आया। बूढ़े ने गिलास लेते ही मुंह से लगा लिया और एक घूंट में सारा पानी पी गया और खाली गिलास जमीन पर रखते हुए कहा, हाँ, मैं क्या बयान कर रहा था? एक लड़के ने जवाब दिया, आप भागे जा रहे थे। मेरे पीछे कुतुब फरोश चोर चोर की आवाज़ बुलंद करता चला आ रहा था। जब मैंने 2-3 आदमियों को अपने ताक़ुब करते देखा तो मेरे होश ठिकाने न रहे। जेल की आनी सुलाखें, पुलिस और अदालत की तस्वीरें एक एक करके मेरी आंखों के सामने आ गईं। बेइज्जती के ख्याल से मेरी पेशानी अलकलाउद हो गई। मैं लड़खड़ाया और गिर पड़ा। उठना चाहा तो टांगों ने जवाब दे दिया। उस वक्त मेरे दिमाग की अजीब हालत थी। एक तुंद धुआं सा मेरे सीने में करवटें ले रहा था। आंखें फरते खौफ से उबल रही थी और कानों में एक ज़बरदस्त शोर बरपा था, जैसे बहुत से लोग आनी चादरें हथौड़ों से कूट रहे हों। मैं अभी उठकर भागने की कोशिश ही कर रहा था कि कुतुब फरोश और उसके साथियों ने मुझे पकड़ लिया। उस वक्त मेरी क्या हालत थी, इसका बयान करना बहुत दुश्वार है। सैकड़ों ख्यालात पत्थरों की तरह मेरे दिमाग से टकरा टकरा कर मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे पकड़ा तो ऐसा मालूम हुआ कि आनी पंजा ने मेरे दिल को मसल डाला है। मैं बिल्कुल खामोश था। वो मुझे दुकान की तरफ कुशां कुशां ले गए। जेल खाना की कोठड़ी और अदालत का मुंह देखना यकीनी था। इस ख्याल पर मेरे ज़मीर ने लानत मलामत शुरू कर दी, क्योंकि अब जो होना था हो चुका था और मेरे पास अपने ज़मीर को जवाब देने के लिए कोई अल्फाज मौजूद ना था। इसलिए मेरी गर्म आंखों में आंसू तार आए और मैंने बेख्तियार रोना शुरू कर दिया। ये कहते हुए बुढ़े की धुंधली आंखें गमनाक हो गई। कुतुब फरोश ने मुझे पुलिस के हवाले ना किया, अपनी किताब ले ली और नसीहत करने के बाद छोड़ दिया। बूढ़े ने अपने आंसू खुरदरे कंबल से खुश्क किए। खुदा उसको जज़ाए खैर दे। मैं अदालत के दरवाजे से तो बच गया, मगर उस वाक़या की वालिद और स्कूल के लड़कों को खबर हो गई। वालिद मुझसे सख्त खफा हुए, लेकिन उन्होंने भी आखिर में मुझे माफ़ कर दिया। 2-3 रोज़ मुझे इस निदामत के बायस बुखार आता रहा। इसके बाद जब मैंने देखा मेरा दिल किसी करवट आराम नहीं लेता और मुझ में इतनी कुव्वत नहीं कि मैं लोगों के सामने अपनी निगाहें उठा सकूं, तो मैं शहर छोड़कर वहां से हमेशा के लिए रुखोश हो गया। उस वक्त से लेकर अब तक मैंने मुख्तलिफ शहरों की खाक छानी है, हज़ारों मसाइब बर्दाश्त किए हैं, सिर्फ इस किताब की चोरी की वजह से, जो मुझे तादमे मर्ग नादम व शर्मसार रखेगी। इस आवारा गर्दी के दौरान में मैंने और भी बहुत सी चोरियां की, डाके डाले और हमेशा पकड़ा गया, मगर उन पर नादम नहीं हूँ। मुझे फ़ख्र है। बूढ़े की धुंधली आंखों में फिर पहली सी चमक नमूदार हो गई और उसने अलाव के शोलों को टिकटिकी बांध कर देखना शुरू कर दिया। हाँ, मुझे फ़ख्र है। ये अल्फाज उसने थोड़े तवक्कुफ के बाद दोबारा कहे। अलाव में आग का एक शोला बुलंद हुआ और एक लम्हा फिजा में थरथरा कर वहीं सो गया। बूढ़े ने शोले की जुर्रत देखी और मुस्कुरा दिया। फिर लड़कों से मुखातिब होकर कहने लगा, कहानी ख़त्म हो गई है, अब तुम जाओ, तुम्हारे माँ बाप इंतज़ार करते होंगे। मसूद ने सवाल किया, मगर आपको अपनी दूसरी चोरियों पर क्यों फ़ख्र है? फ़ख्र क्यों है? बूढ़ा मुस्कुरा दिया, इसलिए कि वो चोरियां नहीं थी। अपनी मसरूका चीज़ों को दोबारा हासिल करना चोरी नहीं होती मेरे अजीज़, बड़े होकर अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। मैं समझा नहीं। हर वो चीज़ जो तुमसे चुरा ली गई है, तुम्हें हक हासिल है कि इसे हर मुमकिन तरीका से अपने कब्जा में ले आओ, पर याद रहे तुम्हारी कोशिश कामयाब होनी चाहिए, वरना ऐसा करते हुए पकड़े जाना और अजियतें उठाना अबस है। लड़के उठे और बाबा जी को शब बखैर कहते हुए कोठरी के दरवाजे से बाहर चले गए। बूढ़े की निगाहें उनको तारीकी में गुम होते देखती रहीं। थोड़ी देर इसी तरह देखने के बाद वो उठा और कोठरी का दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, काश कि ये बड़े होकर अपनी खोई हुई चीज़ें वापस ले सकें। बूढ़े को खुदा मालूम इन लड़कों से क्या उम्मीद।